Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is my first video in UAE. um, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं मैं तो ये भी काफ़ी रश लगा हुआ है इधर। तो मैंने सोचा कि मैं अभी फ्री हूँ तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के एक वीडियो बना लूँ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं आपको मेरी जो पहली वीडियो होगी मैं उसमें बताऊँगी कि हमने फैमिली वीज़ा के लिए, स्पॉन्सर वीज़ा के लिए क्या क्या करना है और हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। क्योंकि मेरा अभी फ्रेश एक्सपीरियंस गया है तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, अगर आपके पास मैं ये स्पॉन्सर फैमिली वीज़ा वालों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास MRC आपका है, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ लोग इसको निकाहनामा समझते हैं, निकाहनामा नहीं, रजिस्टर्ड निकाहनामा समझते हैं। निकाहनामा नहीं होता, ये नादरा से आपका एक मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, नादरा वाले बना के देते हैं। आप निकाहनामा दिखाते हो तो आपको वो ID कार्ड और निकाहनामा के उससे आपको MRC बना के दे देते हैं। तो सबसे पहले आपका काम शुरू होता है नादरा से, ठीक है। आपका ID कार्ड आपके हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए, उस ID कार्ड पे आपका पासपोर्ट बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पासपोर्ट बना लिया, उन दोनों चीज़ों को आपने अपने पास रखना है। उसके बाद आपका जो निकाहनामा होगा उस पे आपका MRC बनेगा, ठीक है। MRC बनने में लाइक 7 डेज़ या 6 डेज़, अर्जेंट बनवाएं तो शायद 3 डेज़ में आ जाता है। उसके बाद आपके पास MRC आ गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया MRC का, ठीक हो गया। MRC के बाद आपके पास उसको आपने अब ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है। ट्रांसलेट आपने कौन सी लैंग्वेज में करवाना है? आपने अरेबिक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाना है। किसी भी टाइपिंग सेंटर से ट्रांसलेट, बहुत सारे ट्रांसलेशन सेंटर्स ओपन होते हैं, वो आपको कर देंगे। अब हर किसी का रेट डिफरेंट होता है, कोई 2000 पर पेज करता है, कोई 4000 लेता है, कोई 3000, कोई 1500, इस तरह करके वो ट्रांसलेट करके आपको दे देते हैं। आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, कोई भी रीज़नेबल हो और रजिस्टर्ड हो, स्टैम्प के साथ आपको वो करके दे दे। उसके बाद आपके पास MRC आ गया, उसके बाद आपने ट्रांसलेटेड MRC कर लिया। उसके बाद आपने ये दो, अगर आपके पास आपके बच्चे हैं तो आपने उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेट करवाना है, ठीक हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट भी ट्रांसलेट हो गया, उनके ID कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स भी आपके पास होंगे। उसके बाद आपने उसको मोफ़ा लेके जाना है। मोफ़ा क्या है? मोफ़ा जब आपने ये ट्रांसलेट करवा लेंगे उसके बाद इस्लामाबाद फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद में है, वहाँ आपने मोफ़ा से जा करना, आपने टेस्ट करवाना है, ठीक है। मोफ़ा से आप जब टेस्ट करवा लेंगे, मोफ़ा जाने के लिए आपको लाइक सुबह 5 बजे वहाँ पर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम टाइमली और तरीके से हो जाए। किसी को पेपर्स नहीं देने। अगर कोई बंदा कह रहा है, एजेंट कह रहा है, स्पेशली टाइपिंग सेंटर वाले जिससे आप ट्रांसलेट करवा रहे होते हो, वो आपको कहते हैं आप हमें 5000 रुपीज़ दें, हम आपको मोफ़ा से टेस्ट करवा के सारी चीज़ें करवा के हम आपको दे देंगे, ठीक है। नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपने खुद करवाना है, क्योंकि मोफ़ा वाले कोई पैसे लेते ही नहीं है। सिर्फ उसमें 10 रुपए का स्टिकर लगता है पर पेज, ठीक है। पर पेज पे आपका 10 रुपीज़ का स्टिकर लगता है। अगर आपने 20 स्टिकर भी लिए तो आपके 200 रुपये लगेंगे, और 200 किसी के पास 20 पेजेस मेरे ख्याल से रेयर ही होते हैं स्पॉन्सर वीज़ा में। तो 10 पेजेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेजेस हो सकते हैं, 5 पेजेस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने टोकन लेना है। स्टिकर लगा लिया आपने, वहाँ जाके आपको टोकन मिलेगा, आपको पेपर्स चेक करेंगे, ये करेक्ट है पेपर। उसके बाद आप जाएंगे, अपने टोकन लेंगे, आपका नंबर आएगा, उस काउंटर पे जाएंगे, उस काउंटर पे अपने आप पेपर जमा करवा देंगे। उसके बाद आपको कहेंगे 1 आवर या 2 आवर्स का आपको ब्रेक वेटिंग टाइम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बाहर एक अंदर ऑफिस होता है, एक हॉल होता है जिसमें आपने पेपर जमा करवाने होते हैं, फिर बाहर वेटिंग एरिया होता है। वेटिंग एरिया में आपने जाके बैठ जाना है। अबाउट 2 आवर्स बाद या 3, जितना भी टाइम अब वहाँ लगता है। उसके बाद आपको नाम अनाउंस होता है। नाम अनाउंस होने के बाद, क्योंकि नंबर्स अनाउंस हो रहे होते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस नंबर वाले का इधर नाम आ गया तो आपका कितना लेट है नाम या कितना जल्दी है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपका नाम आ जाएगा, वहाँ से आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर उस पेपर में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप वहीं पे आप चेक करें किस पे आपकी स्टैंप लगी हुई है, मोफा के टेस्टेड की स्टैंप लगी हुई है। अगर नहीं लगी हुई तो ऑब्जेक्शन उन्होंने साथ पेंसिल से लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है कि उन सारे पेपर्स को आपने टेस्ट करवा लिया,
ट्रांसलेट करवा लिया, नादरा का काम हो गया, मुफा का काम हो गया, ट्रांसलेट का काम हो गया, ठीक है। उसको आपने अब स्कैनर में या किसी भी प्रिंटर वाले के पास चले जाएं तो अच्छे से स्कैन PDF बना के फाइल आपके हस्बैंड को उधर भेज दे, जिस कंट्री में भी वो हैं, गल्फ कंट्री में, किसी भी कंट्री में। यूएई की बात मैं स्पेशली कर रही हूँ। उसके बाद जब वो कर लेंगे, वहाँ पे वो उनका काम बनता है कि वो किसी एजेंट से करवा रहे हैं या ये खुद कर रहे हैं, या जिस तरह भी आपका केस आगे जा रहा है। जब आपका केस ओपन होगा, ठीक है, ये पेपर सबमिट होंगे, उसके बाद केस ओपन होगा। अगर इन केस कोई रिजेक्शन है या कोई डिले है तो वो पता चल जाएगा, लेकिन एक टेम्प्रेरी वीज़ा मिल जाएगा आपको। उस टाइम नहीं, कुछ डेज बाद टेम्प्रेरी वीज़ा मिल जाएगा। टेम्प्रेरी वीज़ा क्या होता है, उस पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जस्ट वो एक पेज होता है, एक नंबर दिया जाता है जिसपे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है। जैसे ही वो आ जाएगा तो आपने ऑनलाइन जाकर, ऑनलाइन, ठीक है, आपने एम्बेसी की जो वेबसाइट होती हैं वहाँ पर आपको आ जाएगा लिखा हुआ, आपने ऑनलाइन जाके अपना वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर लिखना है और वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट आपको अगले दिन की या 3 दिन बाद की, 5 दिन बाद की नहीं मिलेगी, आपको 2 मंथ्स बाद की एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, कम से कम। और अब जो टाइम पीरियड हो रहा है, जैसे मैंने यूरोप का पहले बहुत जल्दी हो जाता था, अब यूरोप में भी 2 साल डिले आ रहा है। इसी तरह यूएई में भी अब 6 मंथ का 8 मंथ का डिले कर दिया। 1 मंथ में काम हो जाता था, लेकिन अब 6 मंथ में, 9 मंथ में काम हो रहा है। लेकिन अगर आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी आ सकती है, आपको एक नंबर में डेट मिल सकती है, तो ये आपकी लक है। उसके बाद आपने जब अपॉइंटमेंट, आप वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उस पर आपका डेट आ रही होगी कि नेक्स्ट मंथ की या उससे नेक्स्ट मंथ की, जो भी XYZ मंथ की डेट यहाँ से अवेलेबल हैं। आपने वो सिलेक्ट करना है। टाइम स्लॉट आ रहा होगा 9 बजे से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 12, 12 बजे तक होता है। आपने कौन सा टाइम सिलेक्ट करना है, कौन सा स्लॉट लेना है, ठीक है। आप वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, एक पेपर आएगा कंफर्मेशन का, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर आपने डालना होगा, उस पर कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। जैसे कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। अपॉइंटमेंट लेटर को आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी। उसके बाद आपने उसको रखना और उस डेट का इंतज़ार करना है जिस डेट पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक हो गया। उस डेट को आपने सुबह सुबह, जो सा भी आपका टाइम है, लेकिन टाइमली 7 बजे से पहले या 7 बजे वहाँ पर आपको एम्बेसी में होना चाहिए, ठीक है। आपको इस्लामाबाद एम्बेसी का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं वहीं का बता रही हूँ। वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है और आप ऐसे ही अपना वीज़ा लेके जा रहे हैं तो आपको अंदर एंटर नहीं होने देंगे, ठीक हो गया। आपके पास अपॉइंटमेंट है, आपके पास सारे पेपर्स हैं। अब आपके पास अपॉइंटमेंट से पहले दिन आपने कौन कौन से पेपर्स इकट्ठे करने हैं, अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले, ठीक है, लास्ट डे पे आपका होना चाहिए। हस्बैंड का वीज़ा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जोन सा भी अकामा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उसके बाद आपने इनका वैलिड वीज़ा लेना है। उसके बाद एमिरेट्स आईडी लेनी है जो वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपने उनका 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लेनी है। सैलरी, अब जो न्यू रूल आया है उस पर 4000 लीस्ट है, 4000 दिरहम लीस्ट है, जिस पे आप फैमिली वीज़ा, स्पॉन्सर वीज़ा हस्बैंड अप्लाई कर सकता है 4000 दिरहम पे, ठीक है। कुछ वीडियोस में मैंने देखा है जिस पे कहते हैं 2000 वाले भी बुला सकते हैं, 2500 वाले भी बुला सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यूएई में 25, हाँ एक चीज़ है, आपके रहने पे डिपेंड करता है, लेकिन रहना थोड़ा सा रिजनेबल होना चाहिए। लेकिन 2000 पे, 2500 पे इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत मुश्किल है, नॉट इम्पॉसिबल बट बहुत बहुत मुश्किल है। रूल के अकॉर्डिंग 4000 लीस्ट है कि इसके 4000 वाले स्पॉन्सर कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा वाले नहीं, ठीक है। तो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, हस्बैंड की सैलरी के अकॉर्डिंग ही चलें। उसके बाद आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए अपने हस्बैंड की, ठीक है। आपके हस्बैंड का जो बैंक होगा उसकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए और इसमें इतना अमाउंट होनी चाहिए 26,000 दिरहम, और इतनी अमाउंट होनी चाहिए लीस्ट, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए जितनी रूल्स में, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, आपकी आईडी आ गई, पाकिस्तानी आईडी आ गई, आपके पास टेम्प्रेरी वीज़ा आ गया। उसके बाद आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, आपके पास निकाहनामा आ गया।
ट्रांसलेटेड में MRC आ गया, बच्चे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। उसके बाद आपने हस्बैंड का इकामा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ऑफिस की स्टेटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, वो आ गया। उसके बाद हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट आ गई, एमिरेट्स ID आ गई। ये सब चीज़ें वैलिड के साथ आपने पूरी एक फ़ाइल अच्छे से बनाकर, ठीक है, हर एक चीज़ पॉइंट पे पेपर में लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री होने के बाद आपको 1500 पर पर्सन आपको पर पर्सन आपको बस का टिकट लेना होता है एम्बेसी के अंदर। एम्बेसी के अंदर आप बस का टिकट लेंगे तो वो बस आपको अंदर यूएई एम्बेसी में लेके जाएगी। गेट से आप एंटर हुए, उसके बाद एम्बेसी के अंदर जो मेन गेट होता है वहाँ पे एंटर होने के बाद आपको बस की फ़ी पे करनी है। उसके बाद मोबाइल या कोई भी चीज़ अपने पास अलाउ नहीं, वहाँ पे अलाउ नहीं होती, तो किसी को भी देकर जाएं। अगर साथ कोई नहीं जा रहा तो कैफेटेरिया में एक काउंटर है जहाँ पे अपनी चीज़ जमा करवा के टोकन ले सकते हैं, लॉकर से होते हैं। उसके बाद आपने बस का आपने टिकट ले लिया। उसके बाद आप बस में बैठेंगे और आपको, और सॉरी एक और चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई हूँ। यहाँ पर आपने फ़ी एम्बेसी की आपने लेके जानी होगी, और वो फ़ी आपको डॉलर्स में ही लेके जानी होगी। अभी का रूल मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट मुझे याद है पर पर्सन $70 या कितना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं सर्च करके यहाँ पे लिख दूँगी मैं कितने लेके गई थी, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन थी तो मैं पाकिस्तानी भी और डॉलर्स भी दोनों ले गई थी। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला अलाइड बैंक या अस्करी बैंक, इनका जो भी, मेरे ख्याल से अलाइड बैंक था, वहाँ पर आपको जमा करवा कर फिर वहाँ पर आना होता है। जब मैंने नहीं करवाई थी, मैं भूल गई थी, लेकिन अंदर ही बैंक था, तो वहाँ से एम्बेसी से मुझे निकल कर अंदर ही बस में बैठ कर मुझे बैंक गई, और फिर बैंक से वापस बस में बैठ के फिर एम्बेसी गई। तो वो थोड़ा सा पैनिक हो गया था सिचुएशन। तो अच्छी बात है, जब आप डॉलर्स में फ़ी जो भी उनकी पेमेंट है उसको आप सबमिट करवा देंगे बैंक में, आप बैंक वाले आपको एक वाउचर या पेमेंट स्लिप देंगे, ठीक है। वो स्लिप भी आपने अटैच करनी है, उसके साथ सारी चीज़ें लेकर आपने पहुंच जाना है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। एम्बेसी के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे तो वेटिंग एरिया पे काफ़ी वेटिंग होती है वहाँ पर, तो टाइमली जाएंगे तो टाइमली आपका काम होगा। लेट को तो एंट्री देते ही नहीं है। इन केस आप 9 बजे जा रहे हैं या 8:30 9 9:30 बजे भी जा रहे हैं तो एंट्री मिलना मुश्किल है, तो आप टाइमली जाइए, ठीक है, क्योंकि टाइमली जाएंगे तो अंदर आपका काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पाकिस्तानी या अरबी भी हो सकते हैं रिसेप्शन पे। फर्स्ट उस पर आपकी चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ की, ये ठीक है नहीं है आपके पास, वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको हर चीज़ एक फ़ाइल में रखनी चाहिए, पिन अप करनी चाहिए, ताकि जब भी वो मांगे तो आप उनको बता सकें ये वाली चीज़ यहाँ है, ये हस्बैंड का वीज़ा यहाँ है, आपकी चीज़ें यहाँ है, अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ है। हर चीज़ सामने होनी चाहिए, एक फ़ाइल में होनी चाहिए। एक फ़ाइल के अंदर सारे पेपर्स नहीं डालिएगा, आप एक बड़ी सी फ़ाइल बना के, और फ़ोल्डर फ़ाइल जो होती है उसके अंदर आप इजीली सारे पेपर्स को सेट कर लीजिएगा ताकि आप रिलैक्स रहें। उसके बाद अंदर जाके आपका नंबर मिलता है, टोकन मिलता है आपको, वेटिंग में आप बैठे होते हो। उसके बाद आपको एक ऑफिसर बुलाता है, आपकी चीज़ें वगैरह देखता है, पूछता है, आपकी पिक्चर्स लेता है। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए वेट करते हो। उसके बाद एक और बंदे के पास आप जाते हो, ऑफिसर के पास। वो आपकी सेकंड ऑफिसर जो होता है, फर्स्ट ऑफिसर आपके थंब वगैरह इंप्रेशन वेरिफिकेशन करता है, आपके पेपर्स चेक करता है। सेकंड ऑफिसर आपसे पिक्चर्स लेता है और वेरीफाइड करता है आपके हस्बैंड की आईडीज़, हस्बैंड का वीज़ा और आपकी आईडी। बच्चे हैं तो उनकी पिक्चर्स वगैरह, ठीक है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी पासपोर्ट पिक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर 4 साल से कम बच्चा है तो वो ज़रूरी नहीं है अंदर, उसकी सिर्फ पिक्चर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, लेकिन अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन आप ले जाएंगे, कोई ऐसा रोकेगा नहीं। अच्छा जी, उसके बाद क्या नाम है, अगर 5 ईयर्स का बच्चा है तो उसकी पिक्चर ली जाएगी वहीं पर, आपकी पिक्चर भी ली जाएगी, और वही पिक्चर आगे इंशाल्लाह ताला आपके वीज़ा पे लगेगी अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो। उसके बाद थर्ड पे एक ऑफिसर होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू में एज सच कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, अगर आप अकेले जा रहे हैं, बच्चे नहीं हैं साथ, और तो हो सकता है वो सॉरी, तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वो, क्या आप पहले जा चुकी हैं यूएई, आपको यूएई, मतलब बहुत फ्रेंडली सा माहौल होता है, ऐसा स्ट्रिक्ट मेरा एक्सपीरियंस नहीं गया। उसके बाद जस्ट वो आपके पासपोर्ट रख लेते हैं, और अंदर पाकिस्तानी भी होते हैं लेकिन मोस्टली अरबी ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रखने के बाद आपको कहते हैं जी आप जाएँ, और इंशाल्लाह ताला यू विल कम ऑन नेक्स्ट डे और आफ्टर 2 डेज़, जब भी अगली डेट आपको वो दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको जाना होता है, उसी टाइम पे नेक्स्ट डे जोन सी डेट वो देती हैं, ठीक है। उस डेट को आपको जाना होता है, और उस डेट को जाने के बाद
आप उसी तरह सारा प्रोसेस करते हैं और मेरे ख़्याल से बस आप नहीं लेते, अगले दिन आपको शायद बस की पेमेंट नहीं लेते वो, या फिर ले लेते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, आप उसी तरह बस में बैठते हैं, बस आपको एम्बेसी उतारती है, एम्बेसी से चेकिंग होती है, आप अंदर जाते हैं, आप कहते हैं मुझे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने की लाइन अलग होती है, वेटिंग एरिया अलग होता है, उसकी लाइन कम होती है। अच्छा, कलेक्ट करने में जाते हैं और एक ऑफ़िसर लेडी या ऑफ़िसर जो भी वहाँ पर अवेलेबल हो, वो आप वेटिंग में आपका नाम वगैरह पूछ के बिठा देते हैं। जब आप वेटिंग में बैठे होते हैं तो आपका पासपोर्ट आ जाता है, अगर अप्रूव है तो उस पे स्टैम्प लगी हुई होगी, अगर रिजेक्ट है तो एक रिजेक्शन लेटर के साथ आपका पासपोर्ट आपको दे दिया जाएगा और फ़ौरन आपको कहा जाएगा आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सारी रुदात है, पूरी स्टोरी है। उसके बाद 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है, 2 मंथ्स, 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने ट्रैवल करना होता है। एक और चीज़ मैं इसमें भूल गई हूँ, आपको इसमें अपना टिकट भी लाज़मी रखना है। ये चीज़ है कि आपका वीज़ा लगने से पहले जी, ये यूएई के रूल हैं कि वीज़ा लगने से पहले आपका ट्रैवल टिकट आपके पास होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें हो गई हैं, आपका पाकिस्तानी आईडी, बच्चे हैं तो उनका आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे हैं ट्रांसलेटेड, मोफा से अटेस्टेड, एमआरसी ट्रांसलेटेड, मोफा से अटेस्टेड, और अगर दोनों आपने रखना है, ठीक है, निकाहनामा भी रखना है, और उन निकाहनामा को भी अटेस्ट करवा लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट रखनी है, उनका वैलिड वीज़ा रखना है, एमिरेट्स आईडी रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट रखना है, ऑफिस का 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रखनी है, आपका एयरलाइन का टिकट होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए लाज़मी, ठीक है। उसके बाद आपका केस में कोई भी ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं आएगा। मैं जब गई थी मेरे होते हुए इतने लोगों के ऑब्जेक्शंस लगे थे जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर था, एक बैंक स्टेटमेंट थी, उनके पास वीज़ा का पेज नहीं लेके गए थे वो। एक टेम्परेरी वीज़ा होता है, वो पेज नहीं लेके गए थे, वो पेपर नहीं लेके गए थे, जिन पे उनको बाहर कर दिया गया था, उनके अपॉइंटमेंट कैंसल, फिर अगले मंथ 2 मंथ्स बाद के अपॉइंटमेंट वो लेंगे। इस तरह सारा प्रोसेस डिले हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और मैंने भी ध्यान में रखी। तो इंशाल्लाह ताला इससे रिलेटेड मैं आगे और मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँगी। ये वीडियोज़ काफ़ी लेंथी हो गई है, होपफुली आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी या किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, या आप कोई भी कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर, तो मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस गुजरा तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और हो सकता है इसमें 1-2 पॉइंट मुझसे मिस हो गए हों, लेकिन मैंने सारे ए टू जी तक सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब हमारी पाकिस्तान की जर्नी ख़त्म हुई है, अब यूएई की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ घर लिया है, कैसे लिया है, फर्नीचर कहाँ लिया, कहाँ से लेना है, घर को कैसे सेट करना है, बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, बच्चे नहीं है तो खुद को जॉब में कैसे रखना है, अगर बच्चे हैं तो आपको क्या घर से क्या-क्या जॉब आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिक्स करके इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।